हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में मंडल कमीशन भी कहा जाता है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, या आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मंडल आयोग क्या है। मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मंडल आयोग भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग था। इसे हम द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से भी जानते हैं, और इसका आधिकारिक नाम सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग है। आयोग का नाम इसके अध्यक्ष के नाम पर, यानी मंडल आयोग का नाम इसके अध्यक्ष यानी जो इस कमीशन के अध्यक्ष थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपी मंडल आप जानते होंगे। ये बिहार के पूरे मुख्यमंत्री थे, और तो इन्हीं ये इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो इनकी अध्यक्षता के कारण ही इनको मंडल इसको मतलब आयोग को मंडल आयोग नाम दे दिया गया, जो कि इनके नाम से लिया गया था। तो यह आयोग भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग कौन सा आप जानते होंगे, जो अदर बैकवर्ड कास्ट आप आज सुनते हो, ओबीसी। तो ओबीसी का उत्थान इनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए बनाया गया था, जो एससी और एसटी के बावजूद भी एक बहुत बड़ा समूह था हमारे देश में। तो ओबीसी का उत्थान करने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए जो आयोग बनाया गया, वो मंडल आयोग के नाम से हम जानते हैं। मंडल आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, यानी जो जनता पार्टी की सरकार थी, इन लोगों ने इसे बनाया था। इसको बनाने का जो उद्देश्य था, वो देश में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इनकी पहचान करना और उनके उत्थान के लिए सुझाव देना। तो यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। पहला मतलब जो ओबीसी के लिए जो पहले भी एक आयोग बनाया हुआ था, जिसको 1953 में काका कालेलकर आयोग था, बट वो लागू नहीं हो पाया था। तो उसकी वजह से यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, मंडल आयोग के नाम से। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको इसकी मुख्य सिफारिशें बताता हूँ कि इस आयोग की क्या सिफारिशें थी, और रिपोर्ट 1980 में इन्होंने क्या-क्या बताया था। तो मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना और सर्वे के आधार पर अनुमान लगाया कि भारत में लगभग 52% हिस्सा ओबीसी है। आप समझ सकते हो कि 100% लोगों में से 52% लोग अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या थी। तो इन्होंने इसमें रिपोर्ट दी, जिसमें मुख्य सिफारिशें थी। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट था, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण ओबीसी के लिए, क्योंकि एससी एसटी के लिए पहले से ही 22.5% था। मतलब इन्होंने जो गवर्नमेंट जॉब थी उस, और गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में 27% आरक्षण ओबीसी के लिए इन्होंने बोला, क्योंकि 22% एस सी एस टी वालों के पास भी था, तो कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा ना हो, इसलिए 27% रखा। मतलब 100% में से अगर 22 एस सी एस टी वालों पे है, 27 ओबीसी को दे देंगे, तो थोड़ा सा जनरल वालों के लिए मुश्किल हो सकती थी, इसलिए इन्होंने 50% से ज़्यादा ना रखा, और 50% से ज़्यादा ना हो, इसलिए 27% इन्होंने आरक्षण ओबीसी के लिए रखा। दूसरा पॉइंट है, यह आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में लागू हो। मतलब जो केंद्र सरकार में, मतलब जो केंद्र की गवर्नमेंट होती है, उसमें नौकरियां मिले ओबीसी के लोगों को, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरियां मिले, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भी ये चीज़ लागू हो उनके एडमिशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। थर्ड पॉइंट था इसके अंदर, इसकी सिफारिश के अंदर, कि ये जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, इनके लिए एक अलग से कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं, जिसमें भूमि सुधार, शिक्षा और रोजगार में इन लोगों को मदद मिल सके। यानी जो खेती करते हैं उनको खेती के लिए थोड़ी सी मदद मिल पाए, शिक्षा के लिए मदद मिल पाए, और रोजगार देने में भी गवर्नमेंट इनकी मदद करे, एक अन्य अलग योजनाएं चला के। फोर्थ पॉइंट है, पिछड़ापन तय करने के लिए इन्होंने 11 मानक दिए थे। मतलब ओबीसी के लिए भी इन्होंने 11 मापदंड दिए, 11 मानक दिए, जो कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक बनाए गए। तो इस आधार पर पिछड़ापन तय करा गया,
और प्रत्येक मानक मानक पर, जो भी मैंने मानक बताया आपको, इन पर राज्य औसत से 25% ज़्यादा या कम होने पर जाति को पिछड़ा माना जाता था। ये मानक मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले जो पॉइंट था वो मैंने आपको बताया, सामाजिक मानक। सामाजिक मानक के अंदर जो जो चीज़ें बताई गई वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर क्या था कि जातियाँ, वो जातियाँ जो दूसरे सामाजिक रूप से पिछड़ी मानी जाती हैं, यानी दूसरी जातियों के मुकाबले पिछड़ी हों। जातियाँ जो मुख्य रूप से मजदूरी, शारीरिक श्रम पर निर्भर हों, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी काम में ज़्यादा हो, मतलब राज्य औसत से 25% ज़्यादा हो वहाँ पे, क्योंकि गरीबी के कारण औरतों को भी मजबूरी में काम करना पड़ता था। तो इस हिसाब से सामाजिक मानदंड के अंदर ये भी चीज़ रखी। इसके बाद आता है शैक्षणिक मापदंड। शैक्षणिक मानक में क्या होता था कि जहाँ 5 से 15 साल के बच्चों में स्कूल ना जाने वालों की संख्या राज्य औसत से 25% ज़्यादा हो। मतलब 5 से 15 साल के बच्चों में जो संख्या है वो स्कूल ना जाने वालों की, वो राज्य औसत से 25% ज़्यादा हो। जहाँ और साथ-साथ मैट्रिक पास करने वालों की संख्या राज्य औसत से 25% कम हो। इसी तरह आर्थिक मानक भी थे। आर्थिक मानक के अंदर जैसे जहाँ परिवार की औसत संपत्ति राज्य औसत से 25% कम हो, वहाँ इसको लागू किया जाता था। और जहाँ कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों की संख्या राज्य से 25% ज़्यादा हो, मतलब कच्चे घरों में जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे भी ये मानक को लागू किया गया। और साथ-साथ जहाँ कर्ज लेने वाले परिवारों की संख्या भी ज़्यादा हो। तो कुल मिलाकर ये जो 3 मानक थे, इन तीनों को डिटेल में इन्होंने एनालाइज़ किया, और उसमें से कुछ क्राइटेरिया बनाया जिससे ये ओबीसी के अंदर उन लोगों को रख सकें। तो ओबीसी की इस संख्या कुल मिला के रिपोर्ट में जो आई, वो 3,743 जातियाँ ओबीसी सूची में शामिल की गई। हालाँकि ये संख्या राज्यों के अनुसार बदलती है, और रिपोर्ट में इन्होंने 3,743 जातियाँ ओबीसी के अंदर सम्मिलित की। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे मैं बताता हूँ ये लागू कब हुआ। तो रिपोर्ट 1980 में आई, लेकिन कई सरकारें इसे ठंडे बस्ते में डालती रहीं, मतलब बस ऐसे ही चलता रहा, पास नहीं हुआ ये। 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 7 अगस्त को संसद में घोषणा की कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। इसके बाद इससे 27% ओबीसी आरक्षण शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1992 इंदिरा साहनी केस में आया। मैं बताता हूँ क्या था ये। तो 27% आरक्षण को मंजूरी दी, लेकिन कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं था होगा। और क्रीमी लेयर क्या था? अमीर ओबीसी को इन्होंने बाहर रखा। कुछ यहाँ पे ओबीसी वाले क्राइटेरिया में थे वो लोग जो अमीर थे, तो उन लोगों को न, जो क्रीमी लेयर थी ओबीसी की, उनको इस आरक्षण से बाहर रखा गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि मंडल आयोग क्या था, ये कब लागू हुआ, इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी। अब इसके बाद जब ये लागू हुआ तो इसके कुछ इम्पैक्ट्स पड़े, यानी इसके प्रभाव पड़े, जो कि नेगेटिव भी थे और पॉजिटिव भी थे। पॉजिटिव में क्या था कि ओबीसी वर्गों को सरकारी नौकरियां मिली, शिक्षा में ज़्यादा मौके मिले, सामाजिक न्याय बढ़ा, और जो ये पिछड़े वर्ग थे इनकी राजनीतिक ताकत भी बढ़ी, जैसे लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, इस तरीके के नेता उभरे जो ओबीसी के अंदर थे, तो इनका बोलबाला हुआ थोड़ा, मतलब ये थोड़ा बढ़ चढ़ के अब राजनीति में भी हिस्सा लेने लगे। नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि लागू होने पर देश में कई विरोध प्रदर्शन हुए। आप अब आज भी देख लो, कई बार हो जाते हैं, जनरल वाले बैठ जाते हैं भाई कि ये ऐसा नहीं चलेगा, ये आरक्षण खत्म किया जाए। तो लागू होने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, विशेषकर ऊपरी जातियों से। जैसा मैंने आपको बताया, वो छात्र अब लगातार प्रदर्शन करते रहे। सुसाइड की घटनाएं भी हुई। इसे मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति भी कहा गया। तो आज भी आप जानते हो कि भारत में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, जिसने समाज और राजनीति को बदल दिया है। तो ये था आज का टॉपिक, मंडल आयोग यानी मंडल कमीशन। मुझे उम्मीद है मैंने सही से आपको बताया होगा, आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने की। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम टिप्स में आपको कुछ देना चाहूँगा, आपको जो जो चीज़ें याद रखनी होंगी। इसका गठन 1979 में हुआ था, रिपोर्ट 1980 में,
लागू हुआ ये 1990 में। आरक्षण था 27% ओबीसी के लिए। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 से जुड़ा है, आप याद रखना, जो कि पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन है। तो मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।